आज़ाद ग्रुप द्वारा संचालित आज़ाद यूकेपीएससी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये व्यापक बृहद मंच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूकेपीएससी एग्जाम, समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी एग्जाम, साथ ही उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए समर्पित एक व्यापक बृहद मंच है। इसके माध्यम से आप सभी उत्तराखंड राज्य विशेष का व्यापक और संपूर्ण अध्ययन यहाँ से कर सकते हैं। समान अध्ययन के सभी विषयों का विषयवार अध्ययन यहाँ पे आपको लगातार क्लासेस उपलब्ध हो रही हैं। साथ ही करंट अफेयर्स का संपूर्ण अध्ययन की क्लासेस लगातार आप लोगों को मिल रही हैं। प्लेलिस्ट हर विषय की बनाई गई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के क्लासेस देख सकते हैं। आप सभी के लिए एक निःशुल्क मासिक करंट अफेयर्स भी उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए आप सभी को आज़ाद यूकेपीएससी एकेडमी का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। यह एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या फिर इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करिए, आप सभी को आज़ाद यूकेपीएससी एकेडमी का ऑफिशियल एप्लीकेशन मिलेगा। वहां पर स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो करंट अफेयर्स की मैगजीन मिल जाएगी। बहुत व्यापक और बृहद संपूर्ण मैगजीन है। आप लोग करंट अफेयर्स की आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देगी। साथ ही आप लोग हमारे साथ व्यापक और संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। हर एक विषय का या फिर संपूर्ण कोर्स का यूकेपीएससी और अन्य सभी एग्जाम का यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा आप यदि पहली बार आज़ाद यूकेपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन बेल इसकी जरूर दबाइए ताकि सभी वीडियोस आपको समय से मिल सकें। साथ ही उत्तराखंड के सभी छात्रों को इस चैनल के माध्यम से बारे में जरूर बताइए। हर वीडियो को आप शेयर करिए, साझा करिए और प्रतिदिन के स्तर पर आपको यहाँ पर रेगुलर निरंतर व्यापक स्तर पर क्लासेस मिलेंगी। प्लेलिस्ट पे आपको कंटेंट सारा अपडेट किया जा रहा है, तो आप प्लेलिस्ट भी चेकआउट करिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करके करंट अफेयर्स की मैगजीन प्राप्त करिए, निःशुल्क टेस्ट सीरीज प्राप्त करिए और साथ ही आप यहां पर जुड़ करके व्यापक और बृहद तैयारी करिए। तो चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। शुक्रिया। आज के अंक पे हम लोग करंट अफेयर्स से जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण विषयों के बारे में पढ़ेंगे जो हाल फिलहाल में चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं और आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो सबसे पहला करंट अफेयर्स तेलंगाना के एक गाँव से है। तेलंगाना का एक गाँव है, इस गांव का नाम है पोचमपल्ली। ठीक है, तो पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से चुना गया है। तो सबसे पहले आप इसमें हेडिंग डालीजिए पोचमपल्ली गांव। पोचमपल्ली गांव, पोचमपल्ली गांव। अब पोचमपल्ली गांव के बारे में कई सारी चीज़ों को हम लोग क्रम से समझेंगे। ठीक है, तो पर्यटन मंत्रालय ने भारत से जो आपका संयुक्त राष्ट्र को लेकर के एक पूरा कार्यक्रम चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, यूनाइटेड नेशन UNWTO। ठीक है, इस एजेंसी के द्वारा, ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो धारणीय रूप से सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को लेकर के इसको बढ़ावा देने के लिए इसके द्वारा, इस संस्था के द्वारा एक पूरा कार्यक्रम चालू किया गया है जिस कार्यक्रम के अंतर्गत वेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये चाहता है कि ऐसे गांवों को पुरस्कृत किया जाए जो ग्रामीण स्थलों के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है कि पर्यटन संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए और ऐसे गांव जो परंपराओं को संरक्षित किए हुए हैं, जहां पे सामूहिक उत्सवों को प्रोत्साहित किया जाता है, जैव विविधता जहां संरक्षित की जाती है, ऐसे गाँवों को क्या करे, प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन या UNWTO के द्वारा ये कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। तो इस बार जो है पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा प्रदान किया गया है। अब पोचमपल्ली गांव के बारे में कई सारी चीज़ें सुनिए। ऐतिहासिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण गांव था, इसको GI टैग भी प्राप्त है यहाँ पे। तो दरअसल ये आपका तेलंगाना में एक ज़िला है जिसका नाम है नलगोंडा ज़िला। तो पोचमपल्ली कहाँ है, पहली बात नलगोंडा ज़िला, नलगोंडा जिला तेलंगाना में यहाँ पे अवस्थित है। ये फेमस किस लिए है, तेलंगाना में फेमस है साड़ी उद्योग के लिए। यहाँ पे
उत्कृष्ट साड़ियों के लिए, एक सिल्क की साड़ियाँ जो होती हैं, भारत की सिल्क सिटी भी कहा जाता है पोचमपल्ली को। यहाँ पे एक विशिष्ट शैली है जिसके माध्यम से हर घर में लगभग साड़ियों की बुनाई होती है, जिसका नाम है इकत। इकत शैली के माध्यम से यहाँ पर क्या है, साड़ी की बुनाई होती है। ठीक है, इकत नामक शैली के एक अनूठी शैली है। तो इस कारण से पोचमपल्ली को साड़ी उद्योग के कारण से वर्ष 2004 में भौगोलिक संकेतक भी प्रदान किया गया है, जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है, इकत शैली को जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक के तौर पे भी यहाँ पे जीआई स्टेटस इसको प्रदान किया गया है पोचमपल्ली को। तो यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत भी ये गांव पूरी तरीके से काम कर रहा है सिल्क उद्देश्य को लेकर के। साथ ही पोचमपल्ली गांव में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, आप लोगों ने नाम सुना होगा विनोबा भावे का। आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन उन्होंने आज़ादी के बाद प्रारंभ किया था। कहाँ से चालू किया था उन्होंने? पोचमपल्ली से। सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है, पोचमपल्ली इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे जी ने पोचमपल्ली से क्या किया गया था? 18 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली से ही भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। विनोबा भावे जी के बारे में एक बात यहाँ पे बता देता हूँ। विनोबा भावे 1958 में 1958 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्तित्व थे, पहले व्यक्ति थे। इंटरनेशनल लेवल में और नेशनल लेवल में पहले व्यक्ति थे जिनको रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अभी इसके पहले रवीश कुमार को मिला था। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है मिला है विनोबा भावे जी को, और इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कब भारत रत्न मिला इनको? मरणोपरांत मिला है 1983 में विनोबा भावे जी को। तो ये दो फैक्ट आपको। और भूदान आंदोलन के अलावा विनोबा भावे, जब गांधी जी के द्वारा पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, तो पहले सत्याग्रही के तौर पे भी कौन थे? ये विनोबा भावे। 1939 पे जब व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, दिल्ली चलो आंदोलन भी उसे कहा जाता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था उसके बाद, है ना, जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था मंत्रिमंडल से, तब विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। ठीक है, भूदान आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारत में UNWTO में जो है भारत के सर्वश्रेष्ठ गाँव में 3 गाँवों को जो है सिफारिश की गई थी। 3 गांव कौन कौन से थे? एक तो पोचमपल्ली था आपका, एक गांव मेघालय का था। मेघालय में एक गांव है कोथथोंग। वैसे गांव ही गांव है, भारत में हर जगह गांव है, आपका अपना गांव भी हो सकता है। तो मेघालय में एक गांव है कोथथोंग, उसको किया गया था। दूसरा मध्य प्रदेश में एक लधपुरा गांव है, उसको भेजा गया था। और तेलंगाना का पोचमपल्ली दिया गया था। तो पोचमपल्ली को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का दर्जा मिला। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? किसके द्वारा दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। शायद क्वेश्चन इससे, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन इससे पूछेगा ही पूछेगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार जो है बहुत व्यापक स्तर पे ये काम किया जाता है, और ये काम है आपका स्वच्छता सर्वेक्षण। हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहा है। 2021 में भी स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था। इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 चल रहा है। थोड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण को डिटेल समझते हैं। 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण का जो है डेटा आ चुका है। ठीक है, अभी नहीं, नवंबर में आ गया था। अब थोड़ा सा मैं चीज़ें जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ें, क्यों ये सर्वेक्षण कराया जाता है? स्वच्छ सर्वेक्षण का अल्टीमेट गोल क्या है? क्यों ये कराया जाता है? क्या इसका गोल है? क्या महत्वपूर्ण आधार है? इन सभी विषयों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली चीज़, भारत में जितने भी शहर हैं, जितने भी कस्बे हैं, सभी शहरों में, सभी कस्बों में स्वच्छता को लेकर के कितनी साफ सफाई है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, समग्र स्वच्छता को लेकर के एक वार्षिक सर्वेक्षण है। हर साल होता है, 2022 का भी चल रहा है। इसकी एक वेबसाइट भी आपकी स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर के। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान चालू किया गया था। कब चालू किया गया था? 2014 में। स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है स्वच्छ सर्वेक्षण, जिसका उद्देश्य है, स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या था? भारत को स्वच्छ करना और साथ में खुले में शौच से मुक्त करना।
ओपन डेफिकेशन को लेकर ओडीएफ बनाना, ओडीएफ फ्री बनाना भारत को, खुले में शौच को मुक्त करने को लेकर के इसके लिए कई सब्सिडरी योजनाएं चलाई गई, जिसमें से शौचालय निर्माण किए गए। उसी में से एक स्वच्छ सर्वेक्षण आपका किया जाता है और हर वर्ष जो है इसको लेकर के अब स्वच्छ सर्वेक्षण में कई सारे जिले, कई सारे शहर भाग लेते हैं इसमें। इसका जो नोडल मंत्रालय है, स्वच्छ सर्वेक्षण का नोडल मंत्रालय आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय, ठीक है। अब इसमें कैटेगरी बनाई गई हैं बहुत सारी। पहली कैटेगरी बनाई गई है 1 लाख से कम आबादी वाले बहुत सारे शहर हैं, ठीक है। 1 लाख से कम आबादी वाले बहुत शहर हैं और 1 लाख से अधिक आबादी वाले बहुत शहर हैं। तो 2 कैटेगरी हैं, दोनों कैटेगरी को एक एक करके समझेंगे। पहली कैटेगरी है 1 लाख, पहली कैटेगरी आपकी 1 लाख से कम, ठीक है। दूसरी है 1 लाख से अधिक, अब 1 लाख से कम में स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर 1 लाख से कम में टॉप 5 कौन कौन से हैं, शहर कौन कौन से हैं। और 1 लाख से अधिक में हम ज़्यादातर जानते हैं 1 लाख से अधिक में, ठीक है। एक शहर का नाम बड़ा फेमस है, लगातार 5वीं बार, पहली बार जब स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था तो उसमें मैसूर को पहला स्थान प्राप्त हुआ था, तमिलनाडु के। फिर इसके बाद लगातार एक ही बना हुआ है, अब मुझे नहीं लगता उसको ब्रेक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कितना प्रयास है, वो है इंदौर। तो ये तो रट लेना है, ठीक है, लगातार है। फर्स्ट टाइम आपका मैसूर आया था और ये आपका तब से ये बना हुआ है इंदौर, पहले नंबर पे मध्य प्रदेश का। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, बात वही वाली हो जाती है कि चांद में पहला कदम किसने रखा, उसका नाम सब जानते हैं। दूसरा किसने रखा, है ना, यूपीएससी में पहला टॉपर, फिर दूसरा टॉपर कोई नहीं जानता है। हर बार अभी यूपीएससी के टॉपर आने वाले हैं, जल्दी रिजल्ट आने वाला है, प्रीलिम्स से पहले पहले आ जाएगा, फिर से एक धमाका होगा, फिर से एक्साइटमेंट होगी, फिर से एक जोश आएगा, फिर से तुरंत, जैसे होता है ना कि कई बार बॉडी बिल्डर जो होते हैं उनकी मूवियाँ आ जाती हैं, कई सारे एक्टर होते हैं, मूवियाँ आ जाती हैं उनकी, जैसे मान ली जॉन अब्राहम की मूवी आ गई, लोग पागल हो जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, लेकिन उनका भूत कितने दिन चलता है, 4-6 दिन जिम गए, देखे तो शरीर दर्द होता है, इसमें बड़ा दिक्कत है, टाइम से उठना भी पड़ेगा बहुत सारे, तो उसके बाद भूत उतर जाता है ना, 10-15 दिन के। ऐसे यूपीएससी की तैयारी में क्या होता है, रिजल्ट आएगा, अचानक से मोटिवेट हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों की स्टोरी निकल के आती है कि इन्होंने इतने मोटिवेट होने के बाद लगता है अरे ये तो बहुत बड़ा सिलेबस है, तो फंस गए ये तो लंबा चलेगा। ये नहीं पता, जो टॉप किया है उसकी जर्नी नहीं पता किसी को कि इसने कितना कष्ट से किया होगा, कितना टाइम लिया होगा, कितनी मेहनत की होगी, है ना, कितने लंबे समय से प्लानिंग करके फिर इसने पढ़ाई की होगी, वो नहीं दिखता। सबको लगता फर्स्ट रैंक आ गई, सेकंड आ गई, सिलेक्ट हो गए, तो वो चीज़ को लेकर कोई नहीं, वो उस जर्नी में नहीं जाता, उसको बस ये है कि बस फॉर्म आ जाए, इस बार देना है, हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इंदौर एक बहुत बड़ी बात है, सस्टेन कर रहा है पहली रैंक पे। दूसरा रैंक है सूरत का, गुजरात, दूसरे नंबर पे सूरत, तीसरे नंबर पे विजयवाड़ा, लिख लीजिए विजयवाड़ा, जो 1 लाख से कम आबादी में है। 1 लाख से कम आबादी में महाराष्ट्र के 3 शहर हैं जिनकी आबादी 1 लाख से कम है। पहला है वीटा, आपने सुना होगा कि ये नाम नहीं सुना होगा, ये भी पहले नंबर पे है, बीटा। दूसरा है लोनावाला का नाम शायद सुना हो आपने, ये भी महाराष्ट्र का है। और तीसरा शहर जो है आपका वो है सासवड़। ये 3 शहर हैं आपके 1 लाख से कम आबादी में, और 1 लाख से अधिक की आबादी में टॉप 3 मैंने आपको बता दी, इंदौर, सूरत, विजयवाड़ा। क्लियर है। वेस्ट गंगा टाउन सिटी कौन सी है, गंगा के किनारे जो बसे शहर हैं, एक कैटेगरी ये भी है आपकी स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत। वेस्ट गंगा टाउन बनारसी को दिया गया है, लिख लो, वेस्ट गंगा टाउन वाराणसी। सबसे स्वच्छ छावनी कंट्रोलमेंट एरिया कौन सा है, जो कैंट एरिया होता है, सबसे
स्वच्छ छावनी कौन सी है? कैंटोनमेंट एरिया, अहमदाबाद छावनी, अहमदाबाद कैंट को दिया गया है, भारत की सबसे स्वच्छ छावनी है ये। उसके बाद दूसरे नंबर पे, नंबर 1 पे अहमदाबाद छावनी, दूसरे नंबर पे मेरठ छावनी, मेरठ कैंट, और तीसरे नंबर पे आपकी दिल्ली कैंट। टॉप 3 कैंट भी लिख लीजिए, कैंटोनमेंट एरिया। भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? ये भी स्वच्छ सर्वेक्षण के हैं सारे आंकड़े। सबसे स्वच्छ राज्य का किसको दिया गया है दर्जा, बताइए। अच्छा, जब भी हम कभी रैंकिंग की बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे करते हैं, तो जब नंबर 1 की बात आती है तुरंत दिमाग में आता है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये होंगे। और जब कभी भारत की बात आती है तो कई बार मैं सोचता हूँ उत्तर प्रदेश होगा कि नहीं होगा, कभी बिहार होगा हमारा कि नहीं होगा। हमेशा दिमाग में आता है अच्छा केरल तो नहीं है, फिर ये लगता है कि केरल नहीं, आंध्र प्रदेश, साउथ वाले स्टेट आप देखिए। मध्य प्रदेश तो चलो कम से कम मेंटेन कर रखा है कि स्वच्छता में बहुत सारे शहर डेवलप हो रहे हैं। होशंगाबाद बहुत तेज़ी से जो है फास्टेस्ट मूवेस्ट डिस्ट्रिक्ट के तौर पे है होशंगाबाद, वो भी बहुत तेज़ी से स्वच्छता में आ रहा है। फिर हम सोचते हैं कभी तो कभी ऐसा दिन आएगा, गाज़ियाबाद में जैसे बहुत तेज़ी से स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर काम चल रहा है, एक बार रैंक भी बहुत अच्छी आई थी, पर यह है कि फर्स्ट कभी आएंगे, ये बड़ा कठिन काम। अच्छा, किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में, और किसी भी राष्ट्र के किसी भी ज़िले में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में जो प्रथम द्वितीय तृतीय वाला पूरा बिहेवियर है ना, ये कैसे होता है डेवलप? एटीट्यूड से, लोगों से, वहाँ पे रहने वाले निवासियों से। अब गाज़ियाबाद के लोगों को जब हम देखते हैं, यहाँ के ट्रैफिक को देखते हैं, यहाँ की व्यवस्था को देखते हैं, देखो पुलिस प्रशासन हर जगह काम करना चाहता है, शहर बदलते हैं लोगों से। इंदौर यदि आज सबसे स्वच्छ शहर है तो किसके कारण है? इंदौर के लोगों के कारण से। उन्होंने ये चीज़ का प्रण लिया है, संकल्प। इंदौर में मेरे दोस्त रहते हैं, वो बताते हैं कि वहाँ पे मतलब आप अलग ही महसूस करेंगे स्वच्छता को लेकर। कोई सड़क में आप कचरा फेंकने से पहले 1000 बार सोचते हैं लोग, तो एक एटीट्यूड में क्रिएट कर लिया। यहाँ पे देखिए कई बार अब लोगों के बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा कि गाज़ियाबाद नंबर 1 कभी आएगा कि नहीं आएगा। या यूपी का कोई एक बार आ चुका है, शायद 13th रैंक थी, 13वीं रैंक, उत्तर प्रदेश में पहला स्थान था, फिर नीचे चला जाता है। फिर कोशिश इस बार मुझे उम्मीद है कि 2022 में गाज़ियाबाद की रैंक बहुत अच्छी होगी। तो देखते हैं क्या होता है। छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा मिला है, सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा है छत्तीसगढ़ का, लिख लो। सबसे स्वच्छ राज्य से सम्मानित किया गया है छत्तीसगढ़, ठीक है। बाकी और बहुत सारी कैटेगरी हैं, मैं बाकी सारे कैटेगरी कितने बताऊंगा आपको, बहुत कैटेगरी हैं अभी, तो केवल हम यही इंदौर वाली कैटेगरी हम पढ़ते हैं, अन्य कैटेगरी में मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण का 6वां संस्करण था ये, और स्वच्छ अमृत महोत्सव के तौर पे जो है ये एक तरीके से मूवमेंट हो रहा है। अब देश की आज़ादी के बहुत दिन नहीं बचे हुए हैं, 15 अगस्त के लगभग अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं। लगभग कितने डेज बचे होंगे आपका? जून, जुलाई और इधर मई, 95 दिन के आसपास। कितने हैं? 80-85 कितने दिन बचे दिखे रह रहे हैं? हाँ 95, हाँ 95 के आसपास लगभग है। तो 95 दिन बाद हम लोग प्रवेश कर जाएंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव, अमृत काल में प्रवेश कर जाएंगे। अमृत महोत्सव इस साल मनाया जाएगा, देश की आज़ादी के 75 वर्ष। इसके बाद 100 साल के अंदर अंदर 25 साल को अमृत काल का दर्जा दिया गया है। तो 95 दिन लेफ्ट हैं अमृत काल में प्रवेश करने के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे देश के नागरिक समझें कि हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। 75 साल हमारे देश की आज़ादी का एक मैच्योरिटी पीरियड हो चुका है। ऐसे में एक इतने सुदृढ़ लोकतंत्र के तौर पे अब देश के नागरिकों की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक नागरिक नहीं समझेंगे ना, हम ही क्राइम फैलाएंगे तो क्राइम होगा। यदि लोग ये सोचने लग जाएं हम ही गंदगी फैलाएंगे तो गंदगी होगी। तो ये हमारे ऊपर है, हम ही अकर्मण्य जीवन जिएंगे तो बेरोजगारी होगी। रोजगार के लिए सरकार एफर्ट कर रही है, लेकिन सब कुछ अब सरकार पे छोड़ करके यदि आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, विजिलेंस रखना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पे हमारा देश अमृत काल में सिर्फ पहुंचेगा नहीं, बल्कि और उसका चेंज आ रहा है। अब देश की नई पीढ़ी, नई आबादी काम कर रही है बहुत तेज़ी से, ये बहुत खुशी की बात है। तो ये आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 था।
इससे जुड़े हुए यदि कुछ भी आपसे पूछा जाता है तो आप इसको ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए अभी चलेंगे, ये वर्ल्ड कप भी हुआ था, ये आपका शायद है, हाँ ठीक है, मत्स्य है ना, ये है एक सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले का भी दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो 21 नवंबर 2021 को बालासोर उड़ीसा में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, है ना, और विश्व मत्स्य पालन दिवस था इस दिन, ये है विश्व मत्स्य पालन दिवस का आयोजन किया गया था। उसमें भारत में कैटेगरी आपकी कई सारे जिलों को जो है, तो भारत का सर्वश्रेष्ठ मत्स्य समुद्री जिला किसको दिया गया होगा, भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला का दर्जा किसे दिया गया है, बालासोर, लिख लीजिए, बालासोर उड़ीसा में पड़ता है, यह देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला है, ठीक है। तो बालासोर उड़ीसा में ही मत्स्य पालन दिवस मनाया गया था और बालासोर को ही सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले का दर्जा दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा किसे मिला होगा, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा, फिर वही बात, समुद्री राज्य तो समुद्र का ही होगा, आंध्र प्रदेश को, ठीक है, आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा दिया गया है। अब अंतर्देशीय राज्य, अंतर्देशीय राज्य का मतलब जो स्थल रुद्ध राज्य हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन होगा, जो लैंड लॉग स्टेट है उसमें सर्वश्रेष्ठ लैंड लॉग स्टेट का दर्जा किसे दिया हो गया होगा, तेलंगाना, लिख लो, तेलंगाना को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य का दर्जा दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला का दर्जा किसे दिया गया होगा, लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा किसको दिया गया है, बालाघाट जिले को। बालाघाट में तो नक्सली गतिविधियां बहुत ज़्यादा है, अब जो भी आधार इसमें बनाए गए हों, ठीक है, बालाघाट जिला मध्य प्रदेश। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य, पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य में सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य, इसका दर्जा दिया गया है त्रिपुरा को, सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर राज्य का दर्जा है त्रिपुरा को। और सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर जिला, सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर जिला है बोगईगांव, बोगईगांव असम में पड़ता है, बोगईगांव असम में पड़ता है, बोगईगांव असम में पड़ता है, बोगईगांव, हाँ, स्वच्छता में नहीं है, ये उत्पादों को लेकर के, जैसे समुद्री उत्पाद में जो मत्स्य पालन उत्पाद है वो समुद्री जिले, समुद्री राज्य उसके अंतर्गत हैं जितने भी हैं। तो एक योजना है मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मत्स्य क्षेत्र पालन के जिले हैं ये, जो मत्स्य क्षेत्र पालन में सर्वश्रेष्ठ आपके समुद्री क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और जो अंतर्देशीय मत्स्य पालन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये जरूर लिख लीजिएगा, मत्स्य संपदा योजना के तहत है इनको दिया गया है, ठीक है। तो मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ये सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी क्रिएट की गई आपकी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट आपका मैंने पहले पढ़ाया था आपको, एक एक्सप्रेस वे के बारे में हमारी चर्चा हुई थी, जो कि था आपका, कौन सा एक्सप्रेस वे था जो मैंने पहले बताया था आपको, गंगा एक्सप्रेस वे। अब हम बात करेंगे आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बारे में। देखिए ये बहुत स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश को जो है एक्सप्रेस वे के तहत जो है पूरा का पूरा एक यहाँ पे इस मानचित्र से आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये अभी उद्घाटन इसका हो चुका है, मेरठ से लेकर प्रयागराज तक आपका पहले फेज़ पे बन रहा है, ठीक है। ये गंगा एक्सप्रेसवे है
दूसरा एक्सप्रेसवे आपका ये जो है इटावा से लेकर के चित्रकूट तक बनने जा रहा है, ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और ये आपका जो देख रहे हैं लखनऊ से लेकर के बलिया तक जो आपका बन रहा है, ये आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा आप इसको एक यहाँ पे ये वाला जो है इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था, तो हेडिंग डाल लीजिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसका उद्घाटन हो चुका है उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया गया। तो अभी हाल ही में मैं यहाँ से गया, जाते ही गलती से इस एक्सप्रेसवे को पकड़ लिया लखनऊ तक गए, लखनऊ से मुझे जाना था जौनपुर, तो जौनपुर जाने के लिए अचानक जो है इसमें प्रवेश कर गए। अब मुझे नहीं पता था कि इसमें कोई पेट्रोल पंप नहीं है, पेट्रोल पंप छोड़िए एग्ज़िट नहीं है इसमें। अभी बहुत त्रुटियां हैं, मतलब इतनी त्रुटियां कि अभी बहुत कुछ है ही, व्यवस्था ही नहीं है इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है, एग्ज़िट नहीं है। सुबह सुबह का टाइम था, ड्राइवर सो गया था, ड्राइवर सोने की स्थिति में था, वो प्रवेश कर गया इसमें। जबकि मैंने उसे बताया था कि दूसरा रास्ता है लखनऊ से बनारस जाने के लिए, अभी बाहर से रास्ता है, अंदर ही अंदर जा सकते हो, 1 वे है। तो ये उसको मिल गया बढ़िया सीधा साधा, तो ऊपर घुस गया। अब उसमें निकलने कहीं रास्ता नहीं कि अब वापस जाएँ कहाँ से, है ना। फिर हम किसी तरीके से आजमगढ़ प्रवेश करें, आजमगढ़ से जौनपुर गए। तो ये अभी आपका मतलब बन के इसका उद्घाटन हो चुका है, अभी इसमें बहुत सारा काम आपका बचा हुआ है। तो ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है, पूरी योजना यहाँ से स्टार्ट होती है। देखो यहाँ से आप लोग यहाँ बैठेंगे ग्रेटर नोएडा से, है ना, ग्रेटर नोएडा से हम प्रवेश करेंगे, ग्रेटर नोएडा से प्रवेश करके आप आगरा पहुँचेंगे। तो ये जितना भी है ये वाला ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, इसको यमुना एक्सप्रेसवे बोलते हैं। फिर इसके बाद आगरा से हम आगे बढ़ जाएंगे, ये बाया आपका जो है उन्नाव से होते हुए लखनऊ पहुंच जाता है। तो इतने को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कहते हैं। आगरा से लखनऊ तक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इसी को आगे बढ़ा करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नाम दे दिया गया है। लखनऊ से लेकर के आपका ये कहाँ तक है, पूरा का पूरा लखनऊ से लेकर के पूरा गाजीपुर तक, यहाँ तक इसको जोड़ता है, गाजीपुर लखनऊ को। तो ये आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जो है 16 नवंबर 2021 को कर दिया गया था। सुल्तानपुर में ये किया गया है। सुल्तानपुर से मतलब एक तरीके से ये आपका एक्सप्रेसवे जो है यहीं पर 3.5 किलोमीटर की एक तरीके की हवाई पट्टी बनाई गई है। तो जितने भी एक्सप्रेसवे हैं यहाँ पर एक आपातकालिक लैंडिंग व्यवस्था भी रखी गई है कि यदि कभी कोई आपातकालिक स्थिति आ जाती है देश में, तो ऐसे में हमारे जो एयरफोर्स के जो हमारे रनवे टाइप में टेक ऑफ करने के लिए, लैंडिंग करने के लिए वायुसेना के लिए एक लैंडिंग पट्टी भी बनाई जाती है आमतौर पे। तो यहाँ पे एयर शो का भी उद्घाटन किया गया था। और इसमें जो है लगभग ये इसकी लंबाई कितनी है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, 341 किलोमीटर अभी लंबाई है इसकी टोटल। ठीक है, और इसी के बगल से ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरठ से लेकर के, ये पूरा उन्नाव में ही ये दोनों आपस में काटेंगे। चीज़ें मैंने आपको बताई थी। फर्स्ट फेज़ में प्रयागराज तक बन रहा है, दूसरे चरण में प्रयागराज से बलिया को जोड़ेगा। ठीक है, बस यहाँ से एक बना दे, बिहार एक्सप्रेस बना दे तो पूरा बिहार कवर कर दे, है ना। बिहार भी पूरा का पूरा यूपी ऐसे कवर हो जाए। वैसे बिहार में सड़कें बहुत अच्छी हैं, बिहार में मतलब इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है सड़कों को लेकर। बिहार रांची तक, मैं झारखंड तक गया हूँ तो वहाँ तक सड़कें बिल्कुल A1 क्लास की है। ठीक है 2018 में ही इसका शिलान्यास किया गया था। तो ये आपका राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से जोड़ता है पूरा एक्सप्रेसवे। सीधा आप चले आइए, यहाँ तक आपको जुड़ जाएगा। तो ये आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी आपकी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर के। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये बनेगा। जब बनेगा इसमें कई सारी समस्याएं भी देखने को मिली हैं। जैसे अब यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत बुरी स्थिति का है, तो जैसे जल भराव की स्थिति भी यहाँ पे कई किलोमीटर्स में वो हो गई है। इधर से ड्रेनेज ही नहीं बनाया गया। मान लीजिए जल का बहाव इस तरफ से है, तो अभी इसमें बहुत सारा काम किया जाना बाकी है, बहुत सारी खामियां हैं, तो उसको लेकर लगातार प्रयास सरकार को करना है। ठीक है, तो एक आपका ये हो गई खबर। नेक्स्ट आपकी जो खबर है हाँ, ये अभी आपको पता है पिछले साल जो है आपका T20 हुआ था। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप कौन जीता था पिछली बार का? हाँ, किसके साथ हुआ था? रफली आपको याद रखना है। पहले T20 वर्ल्ड कप भारत में आयोजित होना था,
लेकिन कोविड के कारण से जो है इसका आयोजन कहाँ कर दिया गया, दुबई में, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में जो है इसका पूरा का पूरा आयोजन हुआ। तो इसके बारे में 2-3 जानकारी आपको रखनी है। कब से कब आयोजन हुआ था, 17 अक्टूबर 2021 से लेकर के 14 नवंबर 2021 तक इसका आयोजन हुआ था। 2021 में पहले भारत में होना था, बाद में ये 2 देशों में हुआ है, यूएई और ओमान में। ठीक है, इसका आयोजन हुआ है। विजेता टीम है आपकी ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता कौन थी इसमें, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के साथ ही मैच हुआ था। भारत जो है पाकिस्तान के साथ एक करारी हार हमें देखने को मिली। पहले पाकिस्तान के साथ ही हारे थे मुझे लगता है, फिर इसके बाद हमने बहुत अच्छा वो किया, लेकिन फिर बोहनी ख़राब हो गई वो मतलब मैच कपकपा देने वाला मैच था वो। कौन था, आमिर कौन था पाकिस्तानी, बाबर आजम, तो वो तो चलो खिलाड़ियों से डर नहीं लगता है, बैट्समैन हमारे पास उनसे अच्छे हैं। वो जो आमिर नाम था शायद, नहीं, जो जिसने विकेट लिए थे, कोहली का विकेट और 2 विकेट उसने लिए थे, पाकिस्तान का जो फास्ट गेंदबाज था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, मोहम्मद आमिर था या कुछ ऐसी नाम था उसका, बहुत कम उम्र का बच्चा था वो हाँ ठीक है, तो जो भी है टोटल 12 ही टीमें थी इसमें। और ये फाइनल मैच जो है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, और फाइनली जो है ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीत करके न्यूजीलैंड को पराजित कर दिया। ठीक है, तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें जो मैन ऑफ द मैच मिला था ऑस्ट्रेलिया के थे मिचेस मार्श को दिया गया था। ठीक है, मैन ऑफ द मैच मिचेस मार्श को मिला था, और मैन ऑफ द सीरीज़ मिला था डेविड वार्नर को। तो ये 2 आप इनको भी साथ में रखिए। ठीक है, इतनी सी बात है। बाकी पाकिस्तान जो है ना, भारत को हरा के उसको ऐसा लग जाता है कि उसने जो है विश्व में जो है सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर दी, और ये हमारे लिए जो है सबसे दर्दनाक हो जाता है। उसके 2 दिन तक मेरे सीने का दर्द गया नहीं था, पर ये है कि ठीक है, क्या कर सकते हैं, खेल है, हार जीत होती रहती है। मैं मिचेस मार्श को, हाँ मिचेस मार्श ऑस्ट्रेलिया, और डेविड वार्नर मैन ऑफ द सीरीज। ये कुछ है भी ऐसे क्रिकेट मैच, कुछ हैं जैसे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का है ना, और मुझे हमेशा याद रहता है जो अब इससे पहले 50-50 हुआ था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ, वो मतलब अद्भुत था क्रिकेट मैच, बेईमान हाँ इंग्लैंड बेईमानी कर गया उसमें। हाँ, न्यूजीलैंड देश में होते, लेकिन ये है कि आईसीसी को देना था, आईसीसी ने नियम ही पता नहीं क्या बना के दोनों को देना चाहिए था। 2 ट्रॉफी तो लगती, बाकी जो धनराशि थी आधा आधा बांट देता, लेकिन नई पद्धति बना के इंग्लैंड कभी जीता नहीं था, दोनों ही कभी नहीं जीते गए। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम थी बहुत अच्छी, मतलब मानना पड़ेगा, शानदार। हाँ, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, एक ये नया इंडेक्स है आपका। ठीक है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021। इसमें क्या है, भारत के जो राज्य हैं शासन के आधार पे, उनके प्रदर्शन के आधार पे रैंकिंग प्रदान की जाती है इस पे। ठीक है, भारत के राज्यों के शासन के आधार पे कैसा वहाँ पे गवर्नेंस है, कैसा वहाँ पे, अब गवर्नेंस की जहाँ पे बात आती है तो नंबर 1 सबसे अच्छा शासन किस स्टेट में, भारत में। एक संस्था है आपकी पब्लिक अफेयर सेंटर, हाँ ये बताया इन्होंने, शाहीन अफरीदी था पाकिस्तान का बॉलर, बहुत शानदार बॉलर, मतलब कुछ भी हो, बड़ाई तो करनी पड़ेगी, अच्छा किया था उसने, 2-3 विकेट लिए थे, बट उसने हमारे सपनों में पानी फेर दिया था। ठीक है, ये है पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ये रिपोर्ट जो है आपकी 2021 की है, और इसमें जो है आपका नंबर 1 है केरल, नंबर 1 में है केरल शासन की गुणवत्ता के आधार पे। नंबर 2 में कौन होगा, तमिलनाडु। नंबर 3 में कौन है, तेलंगाना। नंबर 18 में कौन है उत्तर प्रदेश। जबकि हमारे यहाँ बुलडोजर चल रहा है, पर पता नहीं हमारी रैंक कैसे घटा दिए। अब तो बहुत अच्छा शासन व्यवस्था हो गई उत्तर प्रदेश की, है ना, किसी भी तरीके से कोई दंगा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत, सब कुछ, हर समस्या का समाधान यूपी में।
आप लोग कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हो? यूपी में नहीं कर रहे? क्यों? सुरक्षित राज्य, पर पता नहीं रैंक के मामले में लास्ट में दिया है, सबसे अंत में। बिहार की क्या होगी? 17वां। यूपी बिहार साथ में रहते हैं, तो बिहार की 17वें नंबर पे। चलो, एक सुशासन बाबू के कारण एक रैंक आगे। ठीक, पेपर लीक के बाद तो हो जानी चाहिए 18वीं, यूपी की बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का नहीं पता, राजस्थान बीच में रहता है, आगे पीछे उसका मतलब। ठीक है, राजस्थान का एग्जैक्ट नहीं पता क्या होगा, बीच में होगा कहीं पे। बीच वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पब्लिक अफेयर्स का इससे ध्यान रखना है। बाकी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है, तो एक ये भी न्यूज़ ज़रूरी है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी हाल ही में नवंबर 2021 में कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई जी की जन्म महोत्सव पर। जो रानी लक्ष्मीबाई है, उनके जन्म महोत्सव पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या किया गया है? तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस जन्म महोत्सव के अवसर पर जो है एक रैंकिंग, कई सारी योजनाएं आपकी बनाई गई उत्तर प्रदेश में। बहुत बड़ी चीज़ है झांसी में। झांसी में ही लक्ष्मीबाई का जो है पूरा बाकायदा वहाँ पे किला था उनका, जो वहीं पर पूरा उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। तो वहाँ पर जो है कई योजनाएं हुई हैं, उन योजनाओं के नाम लिख लीजिए। हेडिंग आप डाल लीजिए, इसमें हेडिंग है प्रधानमंत्री द्वारा झांसी और महोबा में, प्रधानमंत्री द्वारा झांसी और महोबा में परियोजनाओं का शिलान्यास। तो कई परियोजनाएं इसमें हैं। पहली परियोजना है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, तो एक रक्षा उपकरण इकाई के तौर पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसकी स्थापना की जा रही है उत्तर प्रदेश में। साथ में एक आपका सोलर पार्क यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है 600 मेगावाट का। तो एक लिख लीजिए 600 मेगावाट का अल्ट्रा 600 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, ये भी झांसी में स्थापित किया जा रहा है। तो ये दो परियोजनाएं हो गई। पहला परियोजना है आपकी उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दूसरी कौन सी है? 600 मेगावाट में है अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। दोनों झांसी की योजनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा महोबा में कुछ योजनाएं बनाई गई हैं। पहली है आपकी अटल एकता पार्क। ये नहीं, महोबा में नहीं है, अटल एकता पार्क झांसी में है। एक और है झांसी में अटल एकता पार्क। 3 योजनाएं आपकी हो गई झांसी में। पहला आपका उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दूसरा आपका अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क और तीसरा आपका अटल एकता पार्क। ठीक है, ये 3 जो है बनाए जा रहे हैं झांसी में। इसके बाद महोबा जिले में है, पहला है अर्जुन सहायक परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना। इसके अलावा रतौली बांध परियोजना, रतौली बांध परियोजना। इसके बाद भवानी बांध परियोजना। ये सारी सिंचाई परियोजनाएं आपकी, स्प्रिंकल सिंचाई को लेकर के परियोजनाएं चलाई जा रही महोबा में। ठीक है, तो अर्जुन सहायक परियोजना। ठीक है, ये किसानों के लिए पूरी की पूरी योजना चलाई जा रही है। और साथ में आपकी रतौली बांध परियोजना, भवानी बांध परियोजना, ये आपकी जल पेयजल समस्या और साथ साथ आपको शुद्ध पानी, क्योंकि देखो ये पूरा आपका एग्रीकल्चर क्षेत्र है महोबा जो है आपका, तो यहाँ पे किसानों को लेकर के ये परियोजनाएं आपकी प्रारंभ की गई हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये पोचमपल्ली आपका हो गया। नेक्स्ट है, देखो ये एक परियोजना चलाई जा रही है एकलव्य मॉडल आवासीय परियोजना। ठीक है, इस परियोजना के तहत जो है अभी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिन गांवों को माफ़ करिएगा, लगभग 50 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को खोलने की बात की गई है। तो ये आपकी परियोजना जो आपकी है एकलव्य विद्यालयों का निर्माण जो किया गया है, ये लगभग 50 स्कूलों को इसमें जो है
बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय आप लोगों ने नाम सुने होंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय है, वैसे ही एकलव्य आवासीय विद्यालयों की स्थापना जो है ये 1998 में की गई थी, 1998 में की गई थी। तो अभी जो है लगभग 50 एकलव्य आवासीय विद्यालय और खोलने की बात की गई है पूरे भारत में। ठीक है, तो ये 50 नए एकलव्य आवासीय विद्यालयों की 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ये एकलव्य आवासीय विद्यालय जो हैं ये आपके जनजातीय क्षेत्रों के लिए समर्पित है। हमारे देश में जो बहुत सारी जनजातियां हैं, उन जनजातियों के लिए समर्पित विद्यालय हैं। ठीक है, तो पूरे भारत में जो भारतीय आदिवासी समूह हैं, अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए, उनकी शिक्षा के कार्य के लिए बनाए गए विद्यालय हैं एकलव्य आवासीय विद्यालय। ठीक है, इनकी शुरुआत की गई है। तो जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा इनकी शुरुआत की गई है। ठीक है, और ये 1997-98 में प्रारंभ किए गए थे और लगातार इनको संचालित किया जा रहा है। ठीक है, तो सरकार का पूरा निर्णय है कि पूरे देश भर में लगभग 452 नए एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। तो उस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है, उसको लेकर के सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ठीक है, यहाँ पे कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की शिक्षा जनजातीय क्षेत्र के लोगों को प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये आपके एकलव्य आवासीय विद्यालय हर जगह पे लगभग हैं। ये राज्य झारखंड का है। ठीक है, जहाँ पे जनजाति हैं उनके लिए पूरा का पूरा एक सरकार के द्वारा चलाई जा रही परियोजना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होगा कि जब कोविड लगा था तो कोविड के बाद से जितने भी हमारे सांसद थे जो हमारे देश के, तो उनकी सैलरी लगभग 30% कट की गई थी। और साथ में एक परियोजना है, इस परियोजना के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। परियोजना है संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इसका बड़ा फेवरेट नाम है जिसका नाम है MP लैड्स। ठीक है, जितने भी सांसद होते हैं सभी सांसदों के लिए प्रतिवर्ष जो है उनके संसदीय क्षेत्र के लिए, जिस संसदीय क्षेत्र से चुन के आते हैं, 5 करोड़ रुपया मिलता है। तो आपको पता होगा कि कोविड के दौरान जो है क्या किया गया था, इस योजना को मतलब कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था, है ना। कोविड के कारण से जो है इस योजना को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। लगभग ये था कि जो अभी जो पैनिक है, पैनिक में पहले प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में पैसा खर्च होना, और वित्त मंत्रालय के पास पूरी पावर दे दी गई थी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है इस योजना का उद्देश्य क्या है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी सांसद हैं, है ना, जो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से चुन के आए हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट के कार्य को आगे बढ़ावा दिया जाए। और इसके लिए वो अपने क्षेत्र में जो आधारभूत चीज़ें हैं, चाहे पेयजल हो, प्राथमिक शिक्षा हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो, या स्वच्छता के लिए सड़कें हों, या टिकाई सामुदायिक विकास हो, उसके लिए जो है वो कार्य कर सकें। तो हर संसद को साल में 2 बार पैसा मिलता है, 2.5 करोड़ एक बार, 2.5 करोड़ दूसरी बार, 2 बार पैसा मिलता है। यदि उस पैसे को उन्होंने खर्च कर लिया तो ठीक है, नहीं खर्च कर लिया तो पैसा लैप्स हो जाता है। तो सारे सांसद खर्च कर भी नहीं पाते हैं, सारे में से कुछ खर्च कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए एक पूरा प्रयास लगातार किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें और जोड़ दी गई थी कि कोई भी सांसद 2016 से कोई भी सांसद MP लैड्स का प्रयोग जो है स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी कर सकता है, सुगम्य भारत अभियान के लिए भी कर सकता है। सुगम्य भारत अभियान मतलब जो दिव्यांग कैटेगरी के लोग होते हैं, है ना, दिव्यांगों के लिए जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में आप जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि एक जो है वहाँ पे दिव्यांगों के लिए हर जगह पे एक पर्टिकुलर सीढ़ियों की जगह पे एक आपका वो बना दिया जाता है, फ्लोर टाइप में बना दिया जाता है, ताकि वहाँ पे आसानी से वो चल सके, चढ़ सके। चाहे रेलवे स्टेशन हों या मेट्रो स्टेशन हों, हर जगह पे उसको सुगम्य किया जाता है ताकि वो आसानी से जा सके। तो सुगम्य भारत परियोजना हो गई आपकी। संसद आदर्श ग्राम योजना, है ना, ये भी प्रारंभ की गई थी, जिसमें संसद को अपने क्षेत्र के अपना निर्वाचन क्षेत्र छोड़ करके, मतलब जिस गांव से वो आता है उस गांव को छोड़ करके अन्य किसी भी गांव को अपने संसदीय क्षेत्र में गोद लेना था और उसके डेवलपमेंट को लेकर के काम करना था। तो इन सब में भी ये पैसा लगाया जा सकता है, इस रूप में लेकर के पूरा चला गया है। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका जो है परियोजना थी। ये 2020 में जब कोविड लगा तो कोविड के बाद जो है इसको स्थगित कर दिया गया था,
और ये कह दिया गया था कि पूरा का पूरा पैसा वित्त मंत्रालय के द्वारा खर्च किया जाएगा, जो इस समय समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं के सल्यूशन के लिए। तो फाइनली क्या किया गया है, फिर से इसको बहाल कर दिया गया है। ठीक है, फिर से इसको बहाल कर दिया गया है और अभी 2021-22 आपका समाप्त हो गया। ठीक है, नवंबर में किया गया था इसको। 2021-22 के लिए जो टाइम बचा है उसके लिए 2 करोड़ रुपया, और 2022-23 से यही आपका 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ हर 6 महीने बाद जो है दो शिफ्ट में दिया जाता है पैसा। ठीक है, पहले एक उसमें काम करके देखो, पैसा आमतौर पे कार्यान्वयन इसका कैसा होता है, कार्यान्वयन पैसा 2 शिफ्ट में इसका दिया जाता है। और जो क्षेत्र जो सांसद होते हैं वो अपने जिला प्राधिकरण होती हैं, बहुत सारी जो जिला अध्यक्ष होते हैं, जिला समितियां होती हैं, उनके माध्यम से पूरा का पूरा काम करवाते हैं वो। ठीक है, सिफारिश करते काम की, तो जो भी काम करवाते जाते हैं उसका पैसा जो है उनको मिलता जाता है उस काम को लेकर के। तो पहले काम करवाना पड़ता है, फिर ये पैसा आपका पूरा का पूरा निकलता जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपकी MP लैट्स योजना है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं क्या क्या है। ये योजना 2025-26 तक चालू रहेगी। हर साल 5 करोड़ रुपए प्रति संसद फंड दिया जाता है। इसमें टोटल 17,417 करोड़ रुपए की राशि का खर्च आएगा, और ये अभी 2025-26 तक चालू रहेगी। जो वित्त आयोग अभी आया था, 15वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इसको रखा गया है। इसके अलावा जो है इसमें लोक अर्थव्यवस्था, पब्लिक के लिए सारी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, संसदीय क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी लाने में मदद मिलेगी, ये सारे विषय वस्तु यहाँ पे जोड़े गए हैं। तो ये आपका थोड़ा सा विषय वस्तु, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में एक यहाँ पे भारत में एक मीटिंग हुई थी अफ़गानिस्तान को। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान की स्थिति क्या है, अफ़गानिस्तान में तालिबानी शासन है। तो 10 नवंबर 2021 को अफ़गानिस्तान को लेकर के दिल्ली में क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अफ़गानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जितने थे पूरे देश के, उन सभी के साथ, ये देखिए हमारे देश के नेशनल एडवाइज़र हैं, क्या नाम है इनका, अजीत डोभाल साहब। देखिए बाकी सबकी हाइट देखिए, लेकिन इनका जो कद है ना, कद पे मत जाइए, व्यक्ति को कद से नहीं आंका जाता। ये एक इतने बड़े जीनियस व्यक्ति हैं कि आप इनके बारे में जितना सोच सकते हो उतना भी कम है। जो राष्ट्र की सेवा आपने अभी तक जितना भी देखा है, भारत का ओहदा कहाँ तक पहुँचा, उसमें इस व्यक्ति का सबसे ज़्यादा योगदान है पिछले इस टाइम पीरियड में। और देश की सिक्योरिटी में चाहे सर्जिकल स्ट्राइक 1 हुई हो, 2 हुई हो, अभिनंदन का एक दिन में वापस आ जाना, उस सब के पीछे एक ही व्यक्ति हैं, अजीत डोभाल साहब। ठीक है, इतनी बड़ी पावर है ये हमारे देश की। तो जब तक ये है, ये समझ लो बड़े बड़े नेगोशिएशन, और जिस तरीके से इन्होंने इसके पहले काम किया है विश्व की विभिन्न एजेंसियों के साथ, विभिन्न देशों में किया है, पाकिस्तान में कितने साल रहे हैं ये, तो देश के जितने भी ये टोटल जो है लगभग इसमें कई देश थे, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जिनकी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा अफगानिस्तान के जो क्षेत्रीय परिदृश्य में आते हैं। तो जो मध्य एशिया के देश हैं, ईरान हो गया आपका, रसिया हो गया, इनको जोड़ करके और भारत के साथ जो है अफगानिस्तान को लेकर के, वहाँ पे सुरक्षा को लेकर के ये पूरा का पूरा एक संवाद हुआ था, जो कि दिल्ली में हुआ था। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि यदि पूछता है कुछ भी कि अफगानिस्तान सुरक्षा को लेकर के, तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, सभी देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनकी जो है ये पूरी की पूरी समिति थी, उनका ये पूरा का पूरा, तो 8 देश हैं टोटल इसमें, 8 देशों के बीच में ये पूरा का पूरा संवाद हुआ था। किसको लेकर के? पाकिस्तान को लेकर के। ठीक है, रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग है, दिल्ली में हुआ था ये। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद ये थोड़ा सा आप लोग जानते हैं, बताइए क्या है ये, क्या है? अरे नहीं भाई, अब नाम बदल गया इसका। क्या नाम हो गया इसका? हाँ, रानी कमलापति स्टेशन है ये आपका। ठीक है, तो 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भोपाल में पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। ठीक है, रानी कमलापति जी जो थी, ये गोंड साम्राज्य से जुड़ी हुई थी, है ना। गोंड साम्राज्य की बहादुर और निडर रानी के तौर पे जो है इनको, अब इनके नाम पे ही ये पूरा का पूरा स्टेशन रखा गया है, और ये अपने आप में एक विश्व स्तरीय स्टेशन है। ठीक है, जैसे एयरपोर्ट होता है ना,
कुछ वैसा ही है, लेकिन ये गरीबों के लिए नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। चीज़ें यहाँ पे एयरपोर्ट जैसे मूल्य भी है इसके, लेकिन ये बहुत हाईटेक बनाया गया है, पीपीपी मोड पे बनाया गया है ना। और यहाँ पे सभी चीज़ें डेवलप की गई हैं, दिव्यांगजनों के लिए आवागमन, सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ये पूरा का पूरा डेवलप किया गया है। तो ध्यान रखना है इसको, ठीक है। ये नाम चेंज किया गया है आपका, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पे किया गया है। भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किया गया पीपीपी मोड पे पहला जो है रेलवे स्टेशन है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन पे देखेंगे काफ़ी चीज़ें जो भी होंगी, ठीक है। चलिए।